नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे साथ में हमारे इंदौर से निशा मैडम आए हुए हैं जो कि बाम्बू की अच्छी जानकारी रखते हैं, और आप अजय वोरा जी आए हैं जो कि बहुत अच्छा बाम्बू की जानकारी रखते हैं और आगे बाम्बू में भी बड़ा काम करने वाले हैं। तो ये हमारे जो 1.5 साल पुराना भिकन गांव के अंदर जो खेत लगा हुआ है जिसमें हमने नीलगिरी और बाम्बू का मिक्स क्रॉप करा हुआ है, उसको समझने के लिए आज आए हुए हैं। तो आज हम इनसे भी सीखेंगे कि बाम्बू में और क्या क्या हमें बेटर करना चाहिए। तो अभी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। तो आप लोग इतनी दूर आए 125 किलोमीटर चल करके, हमें बहुत अच्छा लगा है ना। और हम आप आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि आप ऐसे ही आते रहें और हम लोगों को भी सिखाते रहें और आप भी जानकारी हासिल करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो आप ही से समझना है, सीखना है जी। जरूर क्योंकि आप भी बहुत अच्छा, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं जी। सो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड हैं, सो हमें बिल्कुल आपसे बहुत कुछ जानकारी मिली भी है और आगे भी मिलेगी। देखिए मैडम, ये तो काम ही ऐसा है कि सीखते रहेंगे जीवन भर एक दूसरे से और आगे बढ़ते रहेंगे। और कई किसानों का हमको भला भी करना है, क्योंकि जो सब पूरी दुनिया लगी हुई है या पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि यार कैसे भी करके किसानों की आय दुगनी हो, तो हम भी उसी के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसानों की भी आय दुगनी हो और अपन भी कमाएं उससे, है ना। तो मोटिव दोनों है, और पर्यावरण का भी बचत हो, क्योंकि नीलगिरी हुआ, बांस हुआ, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि पर्यावरण से एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। तो इसी के लिए अपन सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप कुछ समझना चाह रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग के बारे में, तो अपन आइए मैं आपको पूरा मॉडल दिखाता हूँ पहले अपना, कि ये जो खेत, जिस खेत के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये हमने लगाया था आई थिंक अगस्त सितंबर 2023 को। मतलब लगभग ये 1.5 साल का हो चुका है। 1.5 साल हो गए हैं। तो 1.5 साल में हमने पहले यहाँ पर बम्बू के प्लांटेशन किया था, और उसके 3-4 महीने बाद हमने इसके अंदर यूकेलिप्टस लगाया था। तो बाम्बू जो हमने लगा रखा है, ये आप देख रहे हैं, ये टुल्डा बाम्बू लगा रखा है। ये जैसा कि मैंने आपको कल ऑफिस में बताया था इंदौर में, कि जिसकी पत्ती चौड़ी होती है ना, ये टुल्डा है। हाँ जी। है ना। तो इसकी पत्ती लीफ काफी चौड़ा लीफ है, तो इसको पानी की काफी जरूरत लगती है। लेकिन इसका ब्यूटी ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ शूट ज्यादा आते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे, अभी ये 1.5 साल का पौधा हुआ है, ये देखिए, लेकिन अब इसमें शूट कितने सारे आ गए जी। हमने जो पौधा लगाया था वो तो मुश्किल से ये वाला पौधा होगा, ये या इससे भी कोई छोटा दिख रहा, ये वाला था। लेकिन फिर उसके बाद में ये 1-1.5 साल के अंदर इतने शूट आ गए। जबकि जो भीमा बम्बू या बालकुआ बम्बू या कटंगा बम्बू हम जिनको बोलते हैं, जो सॉलिड होता है, उसके अंदर इतने शूट नहीं आते हैं। उसमें 1 साल में 2 शूट, 3 शूट, 4 शूट, बस इतने आएंगे। अच्छा। और इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 शूट, 20 शूट तक भी ये दे सकता है हमको। अच्छा। 1 साल के अंदर। लेकिन इसको पानी की ज्यादा जरूरत है। हाँ, कि जैसा हम इसका टेक केयर करेंगे। हाँ, जैसे शूट बहुत सारा आ रहा है, ये कितने सारे शूट आ रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। तो आते हैं इनमें, वो डिपेंड करता है कि जमीन की क्वालिटी कैसी है, उसको कैसा मेन्योर मिला है ना, कितना पानी मिला है। क्योंकि बाम्बू एक ऐसी प्रजाति है जिसको जितना पानी दोगे उतना अच्छा है, नहीं दोगे तो मरेगा नहीं। लेकिन जब पौधा छोटा होता है, बच्चा होता है, तब मरता भी है। जैसे इसको अगर अपन ने शुरू के 2-3 साल में पानी कम दिया तो ये जरूर मरेगा। अच्छा। हाँ, और वो फिर रिकवर भी नहीं होता। शुरू के सालों में उसका टेक केयर करना, जब इसकी खुद की शेडो इसके ऊपर गिरने लग जाती है। जैसे अब इसका स्टेज ये आ गया है, अभी हम यहाँ पर लगभग 12-1 बजने वाली होगी, 11-12 बजने वाली, धूप का टाइम है, लेकिन इनकी शेडो इसके ऊपर आने लग गई है। तो अब इसको इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अब अगर इसको 15 दिन में, महीने भर में 1 पानी या 2 पानी भी मिल गया तो ये सर्वाइव करता रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा देंगे पानी तो नुकसान भी नहीं होगा, फायदा ही होगा उससे। तो बाम्बू को पानी, ऐसा जो कहा जाता है, मिथ है वो कि यार बहुत पानी लगता है, तो ये पानी लगता है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन शुरू के 2 साल ही पानी लगता है, उसके बाद नहीं लगता। जैसे अभी ये 1.5 साल का पौधा दिख रहा आपने, और अभी आप देखोगे ऊपर तो ये कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 फीट का ऊपर हो चुका है, चला गया है। और ऊपर के भी शूट देखें अगर इस साल के भी, ये जो जिनमें कवर लगे हुए ना, ये सब इस साल के शूट है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। तो ये सारे बड़े शूट जो दिख रहे हैं आप अभी, ये इसी बारिश के हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमको बड़े बड़े शूट दिख रहे हैं इस एक पौधे के अंदर ही। और सभी की हाइट ऑलमोस्ट 15 फीट, हाँ, लगभग 15 फीट के आसपास जा चुकी। जबकि नीलगिरी भी देखा जाए तो 15 फीट 20 फीट हो चुका है। तो नीलगिरी भी साथ में बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है।
क्योंकि इन दोनों पौधों का नेचर होता है कि ये धूप के लिए अपने आप की ग्रोथ को ऊपर तक ले जाते हैं। जहाँ इनको धूप मिलती है वहीं ये पहला पत्ती छोड़ते हैं। हाँ, नहीं, इसकी पहली पत्ती निकलेगी धूप में। अच्छा, ओके, हाँ, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। धूप लेने के लिए क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा और वहां जाकर के अपनी पहली पत्ती छोड़ रहा, तो अपने को उतनी हाइट एक्स्ट्रा मिल रही। हाँ जी। आप इनकी लीव को अलग से नहीं उतार लेके नहीं जाते और उसको यही रहने देते। हाँ, ये देखिए ना आप, ये पूरा जो आप देखेंगे तो पूरी मल्चिंग होना चालू हो चुकी है। ये जो यूकेलिप्टिस है, ये जो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो टिश्यू कल्चर वाला जो हमने जेके पेपर मिल से लेकर लगाया है, इसका ये ब्यूटी ये होता है कि इसकी जो ये साइड ब्रांचेस है ये सेल्फ शेडिंग होती है। शेडिंग हो रही है, सेल्फ शेडिंग होती है, हमको इसको काटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। हाँ, जबकि ये जंगली यूकेलिप्टिस अगर हम लगाते हैं तो उसकी शेडो भी चलती है और उनको फिर हमको काटना पड़ता है। नहीं तो जैसे इसकी लीव्स तो शेड हो गई है। हाँ। और ये भी हो जाएंगी। हाँ, ये अपने आप हो जाएगी अपने आप मैम। गिर ये जैसे जाएगी। सूखने लग गई है। हाँ। तो ये सूखने लग गई तो अब ये धीरे धीरे करके गिर जाएगी। अभी क्या हो रहा है, इसमें मॉइस्चर अच्छा, है। और अभी आप फिर हमारे देखोगे पास- ये मॉइस्चर है ओके, ना, ये जिस दिन ये मॉइस्चर खत्म हो जाएगा ये अपने आप गिर जाएगी। हाँ, जैसे यहाँ तक अभी ये हरा है। हाँ, ये यहाँ और तक का फिर सूख सिर्फ चुका है। अपने को एक पोल बच जाएगा। बस ये पोल पोल बच जाएगा हाँ, वेरी नाइस। और बाद में केवल ये पोल ही काट करके बेचना है, हाँ हाँ हाँ, लीव्स को तो अपने खाद के लीव्स खाद के रूप में। हाँ। भाई जिस खेत से जिस धरती माता से हम ले रहे हैं उनको वापस भोजन देना भी जरूरी जी है, जी जी। है ना। तो ये क्या है, ये धरती माता का भोजन है। ये अपने आप बरसात में डिकम्पोज होगा और ये ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो आप ऑर्गेनिक में इसके अलावा कुछ भी डालते नहीं, पानी के अलावा इसमें? पानी के अलावा हम लोग जो है अपना जीवाणु कल्चर वगैरह भी चलाते हैं, डालते हैं। क्योंकि इन जमीनों के अंदर पहले खेती हुई है ना, तो रासायनिक खाद भरपूर दिए गए हुए हैं। तो वो जो रासायनिक खाद दिए हुए हैं तो उससे वहाँ की जो सूक्ष्म बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, डैमेज हो गई है। तो हमको वो जीवाणु अभी डालना पड़ रहा है। हमारा ये सोच है कि हम एक बार के जीवाणु डाल देंगे, उसके बाद में इसमें जीवन भर हमको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। केवल ये पत्तियां और इसकी शाखाएं, जैसे बांस को भी काटेंगे तो उसकी भी शाखाएं रहेगी। नीलगिरी आपने काटा 4 साल 5 साल में जी, उसका नया प्लांट लगाना पड़ेगा? नहीं, हम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि फिर बाम्बू होने ही नहीं देगा। बाम्बू उसको बढ़ने ये तो हमने नीलगिरी क्या है, केवल एक सब क्रॉप के रूप में यहाँ पर लगाई है, इंटर क्रॉप जिसको बोला है। वो इस वजह से ताकि इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी निकल जाए, प्लस इससे एक छांव भी हो जाए ताकि पौधे को पानी की डिमांड कम लगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इन पौधों को छांव मिल रही है ना, तो जितनी छांव मिलेगी पौधों को उतना उसका भी वेपोराइजेशन कम होगा, है ना। तो वो छांव की वजह से उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, प्लस दूसरा ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रहे हैं। जी। नीलगिरी ऊपर जाता है, फिर बांस का नया सूट आता है तो वो नीलगिरी से ऊपर जाता है, फिर उसके चक्कर में नीलगिरी और ऊपर जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज 1.5 साल के अंदर आप देखो नीलगिरी के भी पौधे हमारे कितने बड़े हो गए और बांस के भी बड़े हो गए। अच्छा सर, ये जैसे पौधा अपन देख रहे हैं जी, तो ये इसकी लीव्स ये डैमेज हो चुका तो है। ये पौधा क्या हाँ, ये मर चुका है। ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। अगर हालांकि अभी इसके अंदर देखा जाए तो ये ग्रीन है, हाँ, जैसे है ना, ये तो इसके green अंदर पल्प है, नीचे भी कुछ हाँ, ग्रीन तो है। हो सकता है कि कोई निकल आए इसमें से शूट। बाकी अब हमको ये मानना चाहिए कि ये नहीं चलेगा। तो फिर हम इसको डिस्कार्ड करके दूसरा प्लांट करना चाहिए या नहीं? वो भी नहीं चलेगा मैडम। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब क्या हुआ कि बाकी के आसपास के पौधे सब बड़े हो गए। हाँ। अब यहाँ अगर हमने दूसरा पौधा लगा भी दिया ना फिर वो तो sustain वो नहीं हाँ कर उसको धूप भी नहीं मिलेगी और ये पौधे उसको चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बम्बू के अंदर ये है कि अगर इसके अंदर मोटिलिटी आ रही है जी। तो आप 1 साल के अंदर अंदर जितना वापस से रिप्लांट कर सकते हो कर दो, उसके बाद ये जीवन में कभी रिप्लांट का मौका नहीं देता है। अच्छा, हाँ, ओके, वो चलते ही नहीं। ओके। हमने हमारे जो 3 साल पर 4 साल ये स्टेज तो जैसे अपने को बाद में ही दिखेगी जी। कि ये मोटेल हो रहा है या चल रहा है। के अंदर आ जाएगी। नहीं, साल भर के अंदर जितने मोटेल हो गए हाँ। वो तो आप रिप्लेस कर सकते हो, उसके बाद हो रहे हैं तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, जैसे अब ये हमारा इस साल हो रहा है, है ना, हम्म। तो अब हमको ये मानना ही पड़ेगा। जैसे कल भी मैंने आपको बोला था जी। कि अगर 1 एकड़ में 700 लग रहे हैं तो आप 700 अपने हैं ये मानो ही मत, जी, आप उसमें से 10-20% माइनस ही कर माइनस दो, करके क्योंकि वो तो मोर्टेलिटी आएगी ही आएगी। जी। नेचर है वो, तो देखो नेचर जी। को आप कैसे कंट्रोल करोगे। Exactly। और फिर अब आपके हाथ में कुछ है भी नहीं ना कि अभी मैं चाहूं भी कि अगर यहाँ पौधा लगा दूं। ये तो अपन क्या इस लाइन में हमने नीलगिरी नहीं लगाई है तो इतना खुला दिख रहा है। अगर उधर वाली लाइन देखेंगे तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही, हाँ। है ना। तो अगर यहाँ ये मैं पौधा फिर नया लगा भी बढ़ ही नहीं दूंगा पाएगा हाँ तो वो। बढ़ ही नहीं पाएगा। जी। तो वो हमारा एक तरह का एक लेबर भी लगेगा, प्लांट का एक्सपेंस भी जाएगा, सब माइनस ही जाएगा। जी। तो इससे अच्छा फिर अब उसको छोड़ ही दिया छोड़ जाए ही उसके देते। हाल पर। हाँ जी। और ऐसे कोई बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी आती नहीं है। ये मोर्टेलिटी भी कई रीजन से आती है। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या आई हमको व्हाइट ग्रब की। ओके, हाँ, इन जमीनों के अंदर क्या व्हाइट ग्रब बहुत ज्यादा था। अच्छा। जो पुनास वाले बेल्ट पे हमने प्लांटेशन किया ना तो वहाँ पर व्हाइट ग्रब की हमको बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। अच्छा, लेकिन इन जमीनों पे हमको व्हाइट ग्रब बहुत आया।
तो वाइट ग्रब क्या करता है, वो इनकी जड़ों को खा जाता जड़ों है। को खा लेता है। वो जड़ों को जैसे ही खाता है कि वो फिर पौधा सूख जाता है, और जब तक वो पौधा सूखता नहीं तब तक हमको पता भी नहीं चलता कि इसके नीचे व्हाइट ग्रब खा रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। तो अब क्योंकि वो इंटरनल चलता है। हाँ, अब उसको कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो जैविक जीवाणु उसके अंदर डाले जाए, है ना, तो वो जीवाणु क्या करते हैं, वो एक तरह की फंगस होती है, जैसे बिवेरिया बेसिनिया हो गया और मेटाराइजम हो गया। ये जीवाणु क्या करते हैं, उन व्हाइट ग्रब की स्किन पे जाते हैं और अपने आप को वहाँ पर फैलाते हैं, फफूंद है ये। तो ये फफूंद वहाँ फैलाती है और उसको, उस व्हाइट ग्रब को मार देती है। ठीक है, तो ये आपस में प्रकृति बैलेंस करती है। अच्छा। तो एक तो वो तरीका हो गया, तो हमने वो तरीका अपनाया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि इनके अंदर जहर डाला जाए जिससे व्हाइट ग्रब मर जाए। लेकिन अब जहर डालने से रिस्क ये हो जाता है कि जहर से व्हाइट ग्रब तो मरेगा ही मरेगा, साथ ही साथ दूसरे जीवाणु भी मरेंगे, केचुए भी मरेंगे, जो हम नहीं चाहते। तो हमने जहर कहीं पर भी नहीं डाला। हमने वो जीवाणु जरूर डाले, वो फंगस जरूर डाले। हाँ, इनको कंट्रोल करने। बट मे बी इसमें जैसे ग्रीनरी दिख रही है तो हो सकता है कि ये शूट अप हो सकता है शूट अप हो जाए। हाँ। पर संभावना बहुत कम है क्योंकि लीफ सारी शेड हो गई। लीफ सारी शेड हो गई, अब केवल इसके तने तने बचे हैं। और अब बरसात भी बहुत दूर है, अभी तो गर्मी आने वाली है। अभी हम जनवरी फरवरी में खड़े हैं, तो यहाँ से तो अभी गर्मी का स्पेल आने वाला है ना। तो अब यहाँ पर इसके वापस से रिवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। बट ठीक है, 700 पौधे लगाए हैं। वैसे भी एज पर स्टैंडर्ड अगर देखा जाए ना, तो 400 पौधे एक एकड़ में होना चाहिए। अच्छा। अपन ने 700 लगाए हैं, 700 में से अगर मान लो 10-20% मर भी गए तो 550-600 तो फिर भी रहेंगे ही रहेंगे। तो हम तो उसमें ही संतुष्ट है कि 550-600 भी अगर हो गए तो अपने जो इकोनॉमिक्स, जो कल अपन शीट पे जो चर्चा कर रहे थे, वो इकोनॉमिक्स फुलफिल होते हैं। जी, वेरी नाइस। 2 बांस के पौधों के बीच में भी यूकेलिप्टिस लगा रखा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, एक बांस का पौधा ये है, एक बांस का पौधा ये है, इसके बीच में हमने एक यूकेलिप्टिस लगा दिया। क्यों? पहले लगाया आपने? नहीं, साथ में लगा हुआ। ये साइज बड़ी नहीं इसकी? ये हो सकता है बांस का पौधा हमने बाद में रिप्लेस करा हो, ये बड़ी है ना। इसके साथ का यहाँ भी लगा हुआ होगा, लेकिन वो मर गया होगा, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस करा। हाँ, साल भर के अंदर अंदर हमने रिप्लेस कर दिया। आपको सक्सेसफुल इधर दिखेगा। ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है ना। और ये इसमें भी बीच में यूकेलिप्टिस लगी। अब ये इनसे अभी 1.5 साल हो गया, आपस में कोई कंपटीशन नहीं, यूकेलिप्टिस भी बढ़ रही है, बांस भी बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा ये सोच था कि ये 3 साल में ये यूकेलिप्टिस जो है कट जाएगा, है ना। जब तक इसका भिर्रा जो है बढ़ते बढ़ते इधर आगे बढ़ेगा और उधर से बढ़ते बढ़ते इधर आएगा, तब तक ये जो है ऊपर निकल चुका होगा। तो इसका केवल एक ही तो लट्ठा बढ़ने वाला है, और ये लट्ठा 3 साल बाद में कट जाएगा। ठीक है, ये कट करके बाहर आ गया। अब बाद में बचा कौन? केवल बाम्बू बचा। तो फिर बाद में बाम्बू चलता रहेगा। आइडियली तो इसके आप 3 साल बाद हार्वेस्ट करेंगे? जी। ये जब जिस दिन हार्वेस्टिंग लायक हो जाएगा, हो सकता है वो 2 साल में हो जाए, हो सकता है 3 साल में हो जाए, हो सकता है 4 साल में हो जाए। एक्चुअली उनको चाहिए उनके डायमीटर में, ठीक है ना, कि उससे मोटा भी नहीं चाहिए और उससे पतला अगर जाएगा तो अपना नुकसान है, क्योंकि वजन में कम उतरेगा, ये बिकेगा वजन में। तो हमारा ऐसा अंदाजा इन पौधों को देख करके लगता है कि 3 साल में हार्वेस्टिंग लायक हो जाएंगे। और ये तो अंदर से सॉलिड ही रहता है? हाँ, ये सॉलिड रहता है। ये बल्ली के रूप में भी बिकता है। अच्छा। पेपर मिल वाले तो खरीदते ही है। अब जैसे ये लगभग 30-40 फीट का हो जाएगा ये पौधा, है ना। ये वाला जो पौधा है 30-40 फीट का हो जाएगा। 30 फीट तो मिनिमम हो ही जाएगा, है ना, और अच्छा मोटा भी हो जाएगा। तो इसमें से कहीं भी 2 से 3 बल्ली निकल जाएगी। तो आप चाहो तो इसको मार्केट में बल्ली के रूप में बेच दो, आप चाहो तो पेपर मिल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको केजी में बेच दो। जैसे हमने जब ये पौधा आज से 1.5 साल पहले लगाया था, तब पेपर मिल वालों ने हमको बोला था, जेके पेपर मिल वालों ने, कि 6-6.25 रुपए का कुछ उन्होंने रेट कमिट किया था आपको, है ना। तो अपन चाहे तो उस रेट में आज अगर उनका हो सकता है 7 रुपए का रेट हो या कुछ भी हो, तो जो करंट रेट उस टाइम का रहेगा, उस टाइम के रेट में या तो अपन पेपर मिल वालों को दे दो या फिर बल्ली में बेच दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। बिल्कुल। या फिर बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है, प्लाईवुड वाले भी मांगते हैं अपने। यूटिलाइजेस तो इसके काफी सारे यूटिलाइजेस तो किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अपने 3 साल 4 साल बम्बू को अवेयरने में जो अपना पैसा लग रहा है, वो 1 शॉट इससे मेंटेनेंस कॉस्ट निकल जाएगी। एग्जैक्टली। आज लग रही है आपकी पॉकेट से, लेकिन उस टाइम पे मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी 0 हो गई। बम्बू क्या हो गया आपके लिए? फ्री का हो गया। हमारा लॉजिक ये है इसके पीछे। प्लांटेशन की कॉस्ट है बाकी। हाँ, प्लस दूसरा क्या है कि ज्यादा घना जब हो जाता है, जैसे अब ये घना हो गया ना, तो इसमें दूसरी खरपतवार और नहीं उगती, तो आपको एक डीवीडिंग का जो खर्चा करना है वो बार बार वो भी बच जाता है। जैसे हमने इसमें केवल 2 बार डीवीडिंग करी है शुरुआत में, उसके बाद डीवीडिंग करी नहीं।
अब आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो गैप है, ये देखिए मैडम, ये गैप है 12 फीट की, ठीक है ना। तो अब इस 12 फीट की गैप के अंदर हमने वो नीलगिरी नहीं लगाई बीच में, तो यहाँ हमको बार बार डिविडिंग करना पड़ रही ट्रैक्टर से। लेकिन इसके पास में ही जो है इधर 6 फीट पे वो नीलगिरी आ गया, इसके बाद में 6 फीट पे नीलगिरी आ गया, तो यहाँ डिविडिंग का चांस मतलब वीड उग ही नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे वीड को वो उगने ही नहीं दे रहा है जी। तो ये फायदा भी अलग हो जाता। जैसे इसीलिए मैं आपको कल बोल रहा था कि आप बीच बीच में यूकेलिप्टस फंसा देना, तो आपको डिविडिंग का खर्चा बच जाएगा। ये मानता हूं कि एक बार की कॉस्ट आएगी, क्योंकि ड्रिप उसकी भी अलग डालना पड़ती है। मतलब आप ये मान के चलो कि डबल ड्रिप का खर्चा हो गया। अगर आपका 25,000 का खर्चा हो रहा है तो 10,000 की एक्स्ट्रा ड्रिप मान करके चलना, प्लस पानी भी डबल लगेगा, है ना, पानी का खर्चा भी डबल हो गया, क्योंकि जहां आपकी 25 ड्रिप चल रही थी वहां पे अब 50 ड्रिप चलाना पड़ेगी, तो पानी का खर्चा भी बढ़ गया। लेकिन ये सारे के सारे खर्चे 3 साल में निकाल करके फेंक देगा, पूरा रिटर्न दे देगा। क्योंकि ये हमारे लगे हुए हैं लगभग 1500 से 1600 पौधे, किसके, यूकेलिप्टस। अगर एक पौधा हमको मिनिमम 15 किलो या 20 किलो भी देता, 15 किलो ही मानो, हम तो वाइल्ड लेवल पे करने जा रहे हैं और लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं, तो हमको 20-25 किलो नहीं आएगा, ये माने हम, है ना। 15 किलो भी अगर माल देता है, और अगर 7 रुपए का भी एक रेट समझ करके चलो, तो 100 रुपए का एक पौधा आपका बिक रहा, 1500 पौधे हैं तो 1.5 लाख रुपए के निकल गए। सीधा सा गणित है 1 एकड़ पे, ठीक है। तो 1.5 लाख का खर्चा थोड़ी कर लोगे आप भाई, 10,000 की एक्स्ट्रा ड्रिप डालना पड़ गई, है ना, पौधे का खर्चा करना पड़ गया, उसमें लेबर लगाना पड़ गई, तो भी 1.5 लाख रुपए का खर्चा थोड़ी कर लोगे। लेकिन वो 1.5 लाख आपका 1.5 लाख से आपके बाम्बू का भी मेंटेनेंस फ्री में हो गया भाई। अगर हम 15,000 रुपए एकड़ का खर्चा माने मेंटेनेंस का, एक मोटा मोटी साल का, ठीक है, तो 3 साल तक हमने कितना खर्चा करा, 45,000, मोटा मोटी 50,000 मान लो आप, दूसरी चीजें खर्चे मिला करके, तो 50,000 का खर्चा करा और 1.5 लाख अगर आपको यूकेलिप्टस दे गया, तो 1 लाख तो फिर भी वो मुनाफा ही देके गया ना, 1 एकड़ पे। और डिविडिंग के खर्चे आपके कम हो गए, वो अलग, तो वो बचत अलग हो गई। और इतना सारा बायोमास दे जाता खेत को, वो अलग। आज जैसे यूकेलिप्टस में भी कितनी सारी लीफ शेडिंग होती है, आर्टिफिशियली हमको देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ देने की जरूरत ही नहीं, जो आपने एक बार दे दिया वो दे दिया बस। तो ये मिक्स मॉडल है जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये क्या प्लांटेशन एटमॉस्फेयर को भी बहुत हल्का करता है। हाँ, आज इतना एटमॉस्फेयर में से इतनी ग्रीन हाउस गैसेस सोखेगा ना। कार्बन ऑक्साइड बहुत पीता है, CO2। हाँ, ये पीता है ना, बाम्बू सबसे ज्यादा पीता है, करीब मेरा 400 kg पर एनम ये करता है। अच्छा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैंने डाटा पढ़ा हुआ है कि नीम और पीपल के बाद में अगर कोई पेड़ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पीता है तो वो बाम्बू होता है। बाम्बू आज के तारीख में भी जो कमर्शियल की बात करें तो बाम्बू सबसे ज्यादा पी रहा है। हाँ, बाम्बू सबसे ज्यादा। इससे कार्बन क्रेडिट भी बहुत जनरेशन हो रही है। तो हमको तो कार्बन क्रेडिट के दोनों के फायदे मिलेंगे, यूकेलिप्टस भी कार्बन क्रेडिट सोख रहा आपकी, मतलब देगा ही देगा, और बाम्बू भी देगा। तो जब भी हम कैलकुलेशन होगा तो हमको तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो दोनों के मिलने वाले हैं। इसका पेज अपन बात करते हैं, इसका बन सकता है पेज, क्योंकि आपका ये और पुनासा दोनों मिला के एक पेज बन सकता है। हाँ, वो मैंने पता करा था, लेकिन अभी क्या हो गया कि नहीं अभी कम जगह है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के पास में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि ये कैलकुलेट करके दे सके कि बाम्बू के अंदर कार्बन कितना सोखेगा वो। क्योंकि बाम्बू में क्या होता है, 5 साल तक तो ग्रोथ होती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, तो वापस ग्रोथ नीचे भी गिरी, प्लस नए भी आए, तो उसका कोई फिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी दूसरे प्लांट उनका कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे यूकेलिप्टस है, तो यूकेलिप्टस एक बार का बढ़ा, फिर तीसरे साल में एक बार का पूरा खत्म हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो गया। फिर से बढ़ा, 2 साल 3 साल लेगा बढ़ने में, जंगल बनने में, फिर से पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन बाम्बू में ऐसा नहीं होता है। बाम्बू में तो क्या होता है, अपन मैच्योर पोल को काटते हैं हर साल, है ना, तो अब वो मैच्योर कितने हैं, नए कितने हैं, उसके कैलकुलेशन का भी कोई, और फिर दूसरा वेराइटी वाइज डिपेंड करता अलग अलग भी। जैसे आज हम टुल्डा की बात करें तो टुल्डा में 15 से 20 शूट आ जाते हैं, है ना, लेकिन बालकुआ की बात करेंगे तो 3 से 4 शूट आते हैं हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया में। वहाँ तो ज्यादा आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उधर तो हमारे यहाँ 3 से 4 आते हैं। तो हर स्पीसीज का अलग भी कैलकुलेशन है, तो उन सब के ऊपर अभी गवर्नमेंट कुछ वर्क कर रही है ना। जिस दिन हमारे यहाँ पर वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर, देन हो सकता है हमको अच्छे उसके बेनिफिट्स उसके भी मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर अभी हमारे पास टुल्डा स्पीशीज है। हाँ, यहाँ पर टुल्डा, ये इस पूरा- खेत के अंदर टुल्डा, पूरा क्योंकि इस खेत का क्या, ये खेत थोड़ा सा हमको अच्छा दिख रहा था कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, ओके तो हमने इसमें टुल्डा लगा दिया। ठीक है जिस खेत की वाटर होल्डिंग के जैसे अपन ने जहाँ से एंटर करे थे जी। वहाँ पे हमने पूरा न्यूट्रन लगा रखा है अच्छा है ना, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, कम है। तो वहाँ पर फिर हमने न्यूट्रन लगा दिया। कहीं कहीं पर हमने डीएस लगा रखा कि जहाँ नीचे पत्थर नुमा जमीन है ना, तो वहाँ उस पे पर भी वो sustain उस पर कर भी जाता सस्टेन कर जाएगा। ओके तो डिपेंड करता है कि टेक्सचर कैसा है जमीन का। आप भी जब काम करने जाएंगे ना, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा टेक्सचर देख करके, है ना। ये कौन सा स्पीशीज उस हाँ। पर्टिकुलर लैंड के लिए हाँ जी, suitable सर्वाइव कर, रहेगा। सुटेबल कौन सा है। जी तो आपने सॉइल सब टेस्ट कराई होगी यहाँ की? नहीं, सॉइल टेस्ट नहीं कराए, मेरे को सॉइल टेस्टिंग पे भरोसा नहीं है सर, ओके। क्योंकि जितनी भी लेबोरेटरी है ना, मेरे को अभी तक कोई ऑथेंटिक लेबोरेटरी नहीं मिली जो कि सही डाटा दे सके। होता क्या है कि वो जो है हमसे सॉइल ले लेते हैं और जो उनके रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है बस वही वाला प्रिंट आउट निकाल करके दे देते हैं। देवास में एक है इसकी स्पेशल हाँ, सॉइल की, अच्छा, वो पता करके बता। आप मुझे पता करना, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ कि मेरे को क्या, बहुत सारे मैं एक्सपेरिमेंट भी करते रहता हूँ। ये एग्रो का जो उसमें लगा था मेरे को मिले थे वो तो मेरे को भी मिला था हाँ। वो लड़का, लेकिन उसके पास में क्या अभी जो जीवाणु के काउंट चेक करने का सिस्टम नहीं है। प्रॉपर नहीं है। हाँ, उसके पास केवल सॉइल टेस्टिंग का प्रॉपर है, हाँ। तो वो अभी नया सीख रहा है बच्चा। मुझे ऐसी लैब चाहिए जो कि मेरे को जीवाणु के काउंट भी बता सके कि भाई मैंने ये जीवाणु कल्चर बनाया तो इसमें काउंट कितना आया, मैंने इसमें ये एक्सपेरिमेंट करके चेंज करा तो इसमें काउंट कितना आया, और वो ऑथेंटिक डाटा मिल सके। तो मैं तो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को एग्रोनॉमिस्ट ही बना रहा हूँ कि वो एग्रीकल्चर पढ़ ले और उसके साथ उसके थ्रू फिर मैं अपनी खुद की एक लैब डेवलप कर लेंगे और खुद ही करा करेंगे एक्सपेरिमेंट सारे। बहुत अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ, और बहुत ही अच्छा वर्क है। आइए आगे चलते हैं। जी। इसका डाया कितना रहता है ये किसका? नीलगिरी का? ये बस medium नहीं नहीं नहीं, अभी तो बढ़ेगा ना सर। नहीं नहीं बढ़ेगा अभी तो ना, ये mature तो होना अभी चालू ही 1-1.5 कहाँ हुआ? साल का ही है ना। 1.5 साल से। हाँ, 1.5 1.5 साल साल का का ही ही है। ये तो 1.25 साल का ही है, उसके 3-4 महीने बाद का है ये। हाँ, तो ये ये तो 1.25 साल अभी का ही 3 खेत साल है। में तो बहुत मोटा हो ये जाएगा। मतलब हमने लगाया था नवंबर 2023, सवा 1.25 साल लगभग हुआ इसको भी। इसके अंदर हमने ये बांस और नीलगिरी साथ में लगाया था। अब ये बांस भी देखो चल रहा है, ये भी बांस जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये नीलगिरी भी जिंदा है, ये बांस भी जिंदा, सारे बांस जिंदे। लेकिन हमको बीच में ऐसा लग गया था कि यार जैसे ये गिर गए हैं तो इसको वापस वो तो कुछ नहीं, वो तो उसके नेचर है, वो तो कहीं ना कहीं वापस से सपोर्ट मिल जाएगा। ये इनसे ये सपोर्ट मिल जाता है ना। और ये लाइन पूरी जो है हमारी, ये नीलगिरी की लाइन, ये हर 2.5-3 फीट के ऊपर हमारा नीलगिरी लगा हुआ है। और यहाँ 2 बांस के बीच में एक बीच नीलगिरी में लगा हुआ है। नीलगिरी है। फिर इधर वाली लाइन फिर से उधर भी यही पैटर्न है ना, हाँ, सेम उधर भी पैटर्न same को पूरा यूज करा है। पूरा यूज use कर करा रहा है। हाँ आज अगर वो प्लांट लग रहे तो ये एक्सेस आपके लगे, पर 3 साल बाद आपको कम से कम मेंटेनेंस निकाल दिया। हाँ। 3 साल का मेंटेनेंस निकाल दिया उसने। आप चाहें अगर अच्छे किसान हो और कम जमीन हो उनके पास में, तो वो एक प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं कि ये जो नीलगिरी की लाइन है, जी। यहाँ पे बेड बना दे और इसमें हल्दी लगा दे। अच्छा। हाँ, हल्दी या अदरक कुछ भी लगा दे जो छाँव में फसल होती है, तो हल्दी अदरक भी हो जाएगी। ओके। क्योंकि हल्दी अदरक को छाँव चाहिए रहता है। अरबी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इनको छाँव चाहिए होता है। और वो अंदर की वो अंदर जमीकंद है वो। जमीकंद है। तो वो जमीन के अंदर बढ़ते हैं, पौधा ऊपर ऊपर जाता है, जी। तो हल्दी की फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। लेकिन वो होगी शुरू के 2 साल में ही बस, बस स्टार्टिंग में शुरुआत में। तो उसको जो कोई किसान है, अब वो किसान को अगर इमीडिएट पैसा भी चाहिए तो वो अपना साइकिल इस तरीके से भी बना सकता है। हाँ जी। अब क्या अपन लार्ज स्केल पे लगाते हैं, अब मेरे बच्चों के पास में बेचारों के पास वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती है, उनको अगर मैं हल्दी अदरक के जैसे छोटे कामों में लगा दूं, जी। है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ती है हाँ ना, जी, उसकी हाँ जी। डिवीडिंग भी करो और उसमें पानी भी दो और उसको ये भी करो, अवेरना बहुत पड़ता है उसको, ठीक है, और उतना रिटर्न मिल नहीं पाता है जी। क्योंकि सब काम मशीनों से नहीं हो पाता है, सब मैनुअली कराना पड़ता मैनुअली है। है। हाँ। अब खुद किसान है, अगर उसके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, खुद तो ही खुद ही नहीं कर करने पाए, वाला है, हाँ, तो खुद ही निंदाई कर लेगा, खुद ही सब काम कर लेगा, तो वो उसके भी लिए नहीं अच्छा कर मॉडल पाते, उनको भी कहीं ना कहीं लेबर सपोर्ट तो लेबर सपोर्ट लगता है, लेकिन फिर भी उनके घर के 2-3 सदस्य होते हैं, मेंबर घर के हाँ, प्लस कुछ लेबर बुला लेते हैं, तो काम हो जाता। अपने को तो एक छोटा सा पाइप इधर से इधर भी रखवाना है तो लेबर ही लगेगी, हाँ जी। लेकिन उनके लिए वो लेबर की जरूरत नहीं लगती ना, तो वो लोग उस मॉडल पे काम कर सकते कर हैं। पाते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको एक टेम्परेरी इनकम भी हो जाएगी, हाँ। है ना, मिड टाइम इनकम यूकलिप्टिस दे देगा, और लॉन्ग टर्म इनकम Long-term बाम्बू बाम्बू दे दे देगा, देगा, तो उनका एक साइकिल मेंटेन हो सकता है। एग्जैक्टली।
इस तरीके से अगर वो भाई प्लांट 3 साल क्रॉप ले सकते हो, इंटर क्रॉपिंग बाद में नहीं ले सकते। हाँ बाद में नहीं ले सकते, 2 साल ही ले सकते हो, 3 साल भी नहीं होती। नहीं, जैसे 3 साल के हो गए, इंटर क्रॉपिंग यही एक तरह से ये हाँ ये 3 साल वाली हो ये गई वाली, बस। हाँ। है ना, लेकिन 1 साल वाली वो अदरक हल्दी हो गई, हल्दी जूस दूसरी ले सकते हो, एग्रो प्रोडक्ट वो शुरू में ही ले सकते हो बस जब आपने पौधा लगाया उसी टाइम। उसी टाइम, यानी कोई उसके भी बाद उसके फिर नहीं ले 3 सकते। साल बाद कोई भी नहीं ले सकता। हाँ उसके बाद कुछ नहीं ले सकते। जैसे अब चाहेंगे ना इसमें हल्दी लगाना तो हल्दी की वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन उसका जो बंच बनेगा ना नीचे का वो नहीं बन पाएगा। वो नहीं ओके। क्योंकि एक किसान ने हमारे इधर खंडवा या खरगोन के ही थे, मेरी उनसे बात भी हुई थी, फ़ोन पे बात हुई, मैं मुलाकात तो नहीं हो पाई, तो उनसे मैंने पूछा था तो उनका अदरक बहुत अच्छा दिख रहा था, हल्दी थी सॉरी, हल्दी बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाद में जब उनने हार्वेस्ट किया तो बोले भैया माल नहीं निकला उतना, माल नहीं निकला। क्योंकि वो छाँव में वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी कर ली प्लांट उसने, दिख रहा है, बस वो प्लांट दिख रहा है। जमी गंदे तो नीचे जमीन पे हाँ नहीं वो बन नहीं पाया। ओके। लेकिन शुरू के साल में अगर कोई करेगा तो उसमें बनेगा, क्योंकि उसको पार्शल धूप भी तो चाहिए ना। अब यहाँ तो उसको धूप मिल ही नहीं रही नहीं मिल रही है। है ना, सुबह से इधर से छाँव आ जाएगी, दोपहर में इसकी छाँव आ गई, दोपहर के बाद इधर से छाँव आ जाएगी, तो उसको तो परमानेंट ही छाँव मिल रही, धूप मिल ही नहीं रही, तो उसको हल्दी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो हाँ प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। नहीं ग्रोथ होगी पर वो प्लांट की हाँ, ग्रोथ होगी, मतलब प्लांट तो हो जाएगा, मटेरियल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मटेरियल नहीं बन हाँ, पाएगा। वो प्लांट अच्छा दिखेगा, हेल्दी दिखेगा, जी तो वो दिक्कत आ जाती है। तो हाँ शुरू के 1 साल में करना चाहे तो कर सकता है व्यक्ति। जी। हल्दी और अदरक। जगह है इनके बीच में, तो वो चाहे तो छोटे ट्रैक्टर से यहाँ पर भी सोयाबीन या चना कुछ भी लगा सकता है। हाँ हाँ ये हमने किया हुआ है पुनासा वाले मॉडल पे, ये किया हुआ है हाँ। है ना, कि यहाँ पे हमने सोयाबीन लगा दी, पर बस वो 6 महीने की जो क्रॉप है, बस 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 बस, तो उससे उसका ये शुरू का जो साइकिल, जो साल का जो साइकिल होता है, एक्सपेंसिव वो हाँ चल वो जाता मेंटेन हो जाते हैं उससे। है। इसमें सिर्फ कलर थ्योरी का भी कुछ है क्या, जैसे कहीं पोल्स लाइट दिखते हैं कहीं डार्क दिखते हैं, ऐसा तो इसका कुछ हाँ नहीं है? इसका एक्चुअली ऐसा रहता है मैडम, हाँ। कि जैसे ये वाला पोल आपने पकड़ा है, हाँ ये जैसे है ना? बहुत डार्क हाँ अब इसमें ये कवर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये इसी साल का शूट है, अच्छा, और ये ठीक है। बिल्कुल डार्क ग्रीन है डार्क ग्रीन है ना, तो ये इस साल का शूट है। धीरे धीरे कवर छोड़ेगा, हम्म। जैसे ये छूट रहा है हाँ है ना, ये हम देख रहे हैं कवर छूट रहा है, ये धीरे धीरे कवर छोड़ देगा और फेंक देगा। हाँ उसके बाद में ये जो है ना थोड़ा सा लाइट में कन्वर्ट होगा, जैसे ये वाला, ये इसके वाला। पहले वाला ये कवर छोड़ चुका है लगभग, हाँ। है ना, तो इससे लाइट ये दिख रहा है, इससे लाइट कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये इसके पहले वाला है, इससे लाइट ये दिख रहा है, तो ऐसे करके ये सबसे येलो ही दिख रहा ये है। शायद आपने लगाया ही होगा। हाँ ये मेच्योर हो चुका है पूरा, तो ऐसे करके जब जैसे जैसे इसका कलर शेड येलोइश की तरफ कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे इसकी मेच्योरिटी Maturity मानी जाती है। ओके। तो सबसे मेच्योर पौधा प्लांट कौन सा हो गया, वो ये वाला हो गया, ये हाँ, सबसे मेच्योर हो गया, ये सेमी मेच्योर हो गया, है ना, उसके बाद ये हो गया। तो ये ऐसे मतलब मजदूर इसको आंखों से देख करके भी पहचान जाते हैं, हाँ, काटते वक्त हाँ। कि यार ये येलोइश हो गया, मतलब इसको काट लो, काट लो। हाँ और जो ग्रीन है उसको छोड़ दो। हाँ ओके। और ये इसकी सारी रखी है, अभी इसको आप हाँ। ऐसे हल्का सा हाथ हाँ करेंगे, हल्का सा कर ये रहे तो अभी अपन तोड़ रहे हैं, बाकी ये खुद ही टूट जाएगी, ऑटोमेटिक शेड हो Automatic ही टूट जाएगी। हाँ ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है हाँ ये है इसका ना? प्लस। ये जो ऑटो शेडिंग है। हाँ हम बहुत परेशान थे उनसे, उनको भी बहुत परेशान कर दिया। हमारी टीम बार बार बोलती थी सर इनकी काटना पड़ेगी काटना पड़ेगी। मैंने खुद ने पर्सनली विपिन जी को 2-3 बार फोन लगाया, मैंने कहा सर कटवा दूं क्या, बोले सर हाथ भी मत लगवाना, अच्छा। अपने आप 18 महीने बाद झड़ेगी वो। ये हल्का सा टच अच्छा ये 18 महीने बाद हो जाएगी, फिर तो नहीं आएगी इसमें नहीं अब दोबारा? नहीं आई है, अच्छा अब सिर्फ ऊपर ये- आएगी, अच्छा ऊपर आती जाएगी और बढ़ते जाएगा पौधा, हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो भी मेच्योरिटी पे जाएगी वो भी झड़ती चली जाएगी, और सिर्फ ये बायोमास इसका बढ़ता जाएगा। बस ये बढ़ता जाएगा। ओके। अब ये 18 महीने लगभग 15 महीने का पौधा है, हाँ। और ये देखो अपने आप झड़ने लग गई। 18 फीट हो हाँ हाँ लगभग 15 से 18 फीट लगभग हो चुका और है। अंदर देखिए तो पूरा ग्रीन है। हाँ और ये अभी व्हाइट में कन्वर्ट होगा, जैसे आप ये देखिए ये पूरा व्हाइट में कन्वर्ट होने लगा, इसीलिए इसको सफेदा भी कहा जाता है। नीलगिरी को जो है ना, अच्छा सब यूपी तरफ और उधर सफेदा बोला जाता है, ओके। मतलब ये सफेद क्योंकि हो ये जाता है ना सफेद पूरा। होता जा रहा है। ये सफेद होता Right. जा रहा है। ये इसके ऊपर की जो स्किन है जैसे ये है, हाँ ये निकल रही है इसकी, ये पूरी स्किन निकलती जाएगी लाल वाली, और ये अंदर से सफेद स्किन इसकी रह जाएगी। ओके। ये भी वैसे सफेद में इसकी convert ग्रोथ होगा। कितनी अच्छी हो रही है ना ये। इसमें फाइबर का परसेंटेज क्या है सर? इसका नहीं पता मुझे, नहीं करा, हाँ, मुझे नहीं पता है। क्योंकि इनके पास जो पेपर मिल में जाएगा तो फाइबर के बेस हाँ बट उनका कहना है कि इसका जो फाइबर होता है पेपर के लिए वो सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ क्योंकि इसमें वाइटनेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है,
बाकी अदर वुड, बोल ही रहे हैं सफेदा है। हाँ सफेदा के नाम से ही जाना जाता है। बाकी अदर वुड जो होता है उसमें उनको उतनी वाइटनेस नहीं मिल पाती पेपर के अंदर, तो उनकी क्लीनिंग का खर्चा बढ़ जाता है उसमें वाइटनेस लाने के लिए। हाँ। पर अभी सब जगह पेपरलेस काम हो गया, तो डिमांड तो वही है, जनरेशन की कम हो रही। हाँ हाँ, नहीं पेपर की डिमांड कम नहीं होना है सर। नहीं वो कम नहीं होना, पर अपन बोल रहे हैं सब आजकल ईमेल और उसका क्या तो। हाँ पेपर की डिमांड वैसे कम होती चली जा रही, लेकिन क्या हो रहा है सर, ऑर्गेनिक डिमांड भी तो बढ़ती है ना। हाँ। प्लस दूसरा क्या हो गया कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो जितने भी पेपर मिल वाले हुए या फिर बायोमास प्लाईवुड वाले हुए, इनको सबको अब दूसरी लकड़ियां मिलना मुश्किल पड़ रही है। बायोमास के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि जो इंडस्ट्री है जो कोल यूज कर रही है वो कर रही है, तो उनको भी 5% मिनिमम आपको बायोमास ही यूज। वो जो जलने लायक बायोमास होता है उसकी बात है, हाँ। जिनसे ब्रेकेट बनाई जाती है, पेलेट बनाई जाती है, उनकी भी खतरनाक डिमांड है, क्योंकि उनको भी तो लकड़ी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ और बांस और लकड़ी का जो पैलेट होता है उसकी सीवी वैल्यू जो है वो 4000 से ऊपर होती है। बाकी जो एग्रीवेस्ट का जो बनता है उसके 3500-3600 होती है ना, तो वो सीवी के हिसाब से रेट मिलता है। ठीक है, तो इससे बनाएंगे तो उसका रेट ज्यादा ही मिलता है, तो उनकी भी डिमांड आती है। प्लस दूसरा प्लाईवुड वालों की बहुत डिमांड होती है। अभी फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, गुजरात में बहुत डिमांड है। हाँ बहुत डिमांड है, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, सब बहुत डिमांड है इसकी। इवन मैं तो मोरबी में मिलकर के आया, हमारे एक परिचित है उनके थ्रू। मोरबी तो टाइल्स का बिजनेस नहीं, वहाँ पर कुछ प्लाईवुड की भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लग चुकी है, तो वहाँ प्लाईवुड की इंडस्ट्री विजिट करने गया था मैं। तो उनका कहना था कि अगर आपके पास 300-400 एकड़ का बाम्बू है ना, तो आप अगर परमिट करें तो हम आपके खेत पे आकर के एक फैक्ट्री डाल देते हैं। अच्छा, बस आप कमिट कर देना कि आपका सारा माल हमको दे दो। मतलब इतनी डिमांड है कि हम तो बोले परेशान हो रहे। मैं गया उसके कुछ दिन पहले, वो वियतनाम होकर के आए थे। बोले मैं अभी वियतनाम गई इस वजह से था कि यार कहीं वहां से बाम्बू वाम्बू अपन इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ तो हमको 7 रुपए 8 रुपए किलो में भी लकड़ी नहीं मिल पा रही अच्छी क्वालिटी की। तो बोला 7-8 रुपए मिल रहे हैं, इससे अच्छा हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ। तो बोला अगर आपके पास में इतना बाम्बू है और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बोला अपन लोग साथ में मिलकर के काम किया जा सकता है, इंडस्ट्री फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डिमांड बहुत है, लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है कि जो हमारे छोटे छोटे किसान भाइयों ने लगा दिया था 5 एकड़ पे 2 एकड़ पे, है ना, उनको मार्केट नहीं मिल रहा बेचारा उनको, है ना, कि 2 एकड़ 5 एकड़ का कोई व्यक्ति कैसे खरीदने जाएगा। अब वहां से एक लॉरी भी लोड नहीं हो पा रही है, तो कोई व्यक्ति ग्राहक उनके पास पहुंचेगा कैसे, है ना। और बायोमास तो हमेशा बल्क क्वांटिटी में लगता है। अब उसके बाद 2 एकड़ में बायोमास निकलेगा कितना, 25-50 टन अगर निकल भी गया, 100 टन निकल भी गया, तो वाइबिलिटी नहीं बैठती उसकी। तो समस्या वहां पे आ रही है। इसलिए बाम्बू को लेकर के कुछ लोग जो है नेगेटिव भी है। और फिर एक गलती और हुई थी वो आर्टिसन वाली कंपनी वालों से, कि उन्होंने वो कांटे वाला लगवा दिया था, लोगों से एग्रीमेंट भी कर लिया था। अब वो कांटे वाला हमने भी आर्टिसन के साथ में बायबैक एग्रीमेंट करके लगाया था 5 एकड़ पे, है ना, लेकिन उसमें हमने देख लिया कि यार इसमें तो कांटे बहुत है और इसको हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी, तो हमने लास्ट ईयर पूरे 5 एकड़ का बाम्बू जो है निकाल करके और उसको क्रश कर लिया। वो फुलफिल नहीं कर पाए। हाँ, वो तो खरीद ही नहीं रहते, वो तो उनका फैक्ट्री शायद बंद ही पड़ा हुआ है ना, तो वो खरीद नहीं रहे हैं। अब वो किसान किसको बेचने जाते, इससे कई सारे किसान है बेचारों ने 3-3, 4-4 साल 6-6 साल तक उस बांस को पोसा अपने बच्चे की तरह, और बाद में उसको जेसीबी से निकालने के पैसे अलग दिए, और 6 साल तक उनको अलग दूसरी क्रॉप अलग नहीं हो पाई, तो उनका नुकसान हुआ। तो ऐसे लोग बेचारे नेगेटिव भी है बाम्बू को लेकर के। लेकिन अगर इसको आप अच्छे स्केल पे सोचते हैं, जैसे कि अपन लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं इसको, तो इस स्केल पर काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब इतनी डिमांड है कि मेरे पास में कई सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर आप हमसे पूरा एग्रीमेंट कर लो। 400 तो छोड़ो, अगर आप 1000 एकड़ में भी लगाओगे तो 1000 एकड़ का भी पूरा हम खरीदने को तैयार हैं। जब बल्कि हम तो अभी तक हमने किसी से बायबैक एग्रीमेंट नहीं किया, किसी को बेचने का नहीं किया, क्योंकि हम खुद ही सोच रहे कि अगर इतना रॉ मटेरियल अपने घर में इकट्ठा हो जाएगा तो अपन ही कोई एक फैक्ट्री डाल देंगे ना, इंडस्ट्री खुद ही डाल देंगे, ताकि अपन अपना भी माल कंज्यूम कर सके और दूसरे किसानों का भी खरीद सके। तो एक हब बन जाएगा यहाँ पर। प्रॉब्लम आ रही है वो अपन सॉल्व कर, हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो फिर मेरा कोई पड़ोसी किसान 2 एकड़ में भी लगाना चाहेगा तो वो उसको वाइबिलिटी बैठेगा। एग्जैक्टली, वो भी फिर आप उससे इजीली ले सकते हो। हाँ, अब मुझसे कई सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख करके और सवाल करते हैं कि सर हम भी लगा लें क्या। तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि यार आप भी लगा तो सकते हो, लेकिन पहले आपको आपका नियरेस्ट मार्केट ढूंढना पड़ेगा, प्लस कौन सी स्पीसीज का मार्केट है। पता चला आपने टुल्डा लगा दिया और आपके यहाँ बायोमास का मार्केट है, या आपने बायोमास वाला प्रोडक्ट लगा दिया और आपके यहाँ टुल्डा जैसे प्रोडक्ट का मार्केट है। तो डिमांड के हिसाब से आपको आपके खेत में लगाने का डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। और फिर तीसरी चीज जो है
वो आपके यहाँ की वेदर कंडीशन क्या बोल रही है है ना। वेदर कंडीशन पता चला आपके यहाँ पानी कम है, गर्मी में पानी खत्म हो जाता है और आपने टुल्ला लगा दिया जी तो भी मर जाएगा। निमाड़ एरिया में जो आपका है ये, जी यहाँ तो पानी की कमी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अगर मान लो कहीं नहरी इलाका है, कोई नदी के किनारे के खेत है, एमपी में नहर का अच्छा हो गया। हाँ नहर का अच्छा हो गया। कुछ लोग जो है तालाब बना करके अपने कुछ सेपरेट, जैसे हमने भी कर रखे हैं, अपने सेपरेट तालाब बना रखे हैं, उसमें पानी का स्टोरेज कर लेते हैं। तो गर्मी के अंदर इसको अगर 2-3 बार भी पानी दे दिया आपने पूरी गर्मी के अंदर तो सर्वाइव कर जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा पानी की डिमांड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको सर्वाइव कराने के लिए थोड़ा तो चाहिए। और अब तो इसको मेरे को लगता है इस साल हमको पानी ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हाँ। और हम करेंगे भी यही कि कोई 1 एकड़ के वाल बंद कर देंगे, उसको पूरी गर्मी पानी नहीं देंगे। तो हम देखना चाहेंगे कि यार वो किस स्टेज तक जाता है। हाँ है ना। तो अगर उस टाइम हमको लगेगा कि यार ये मरने वाला है तो फिर वाल को वापस खोल देंगे, लेकिन एक ट्रायल करके देखेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में अगर पानी नहीं दिया तो क्या होगा। अच्छा, और इसमें अभी तक आपको कुछ भी वो उसका ये देखने को नहीं मिला है, कुछ अटैक हुआ या कोई होता ही नहीं कुछ मैडम, ये होता ही नहीं। वो कटंगा जो हमने लगाया था ना, उसमें जरूर हमको इल्लियां बहुत दिखती थी। अच्छा हर पत्ती में इल्ली होती थी। अच्छा, मतलब हर पत्ती जो है ना बरसात के टाइम पे ऐसी ऐसी जो घड़ी होती ना, ऐसी हाँ, वो इल्ली ऐसी। के चक्कर में घड़ी हो जाती है, वो अच्छा, गोल गोल ऐसी गोल घड़ी हो जाती थी, है ना। और फिर ऊपर लिप शेडिंग चालू हो जाती थी। तो उस टाइम मैंने अपने एक एग्रोनॉमिस्ट को बुलाया भी था खेत पे, आर्टिसन वाले ही थे वो। अच्छा। तो वो आए भी थे और उन्होंने बोला सर इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप देखना है सारी लीफ झड़ जाएगी, फिर से नया लीफ आ जाएगी। अच्छा, तो बोले इसको कोई दवाई ववाई छाटने की जरूरत नहीं। ओके। और हमने आज तक इसको कोई दवाई नहीं दी मैडम। ये आप पूरे 1.25 साल के बगीचे में खड़े हुए हो, एक भी दवाई नहीं दी। केवल बस मैंने आपको बताया जो व्हाइट ग्रब जो था, व्हाइट ग्रब के लिए हमने कुछ जीवाणु जरूर डाले जो कि नेचुरली उनको कंट्रोल कर सके, बाकी कोई स्प्रे नहीं किया। ओके, वेरी नाइस। 2 मिनट लीव्स तोड़ी है जी। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगस। हाँ ये फंगस है। अच्छा। हाँ, और ये जो है बिल्कुल प्योर पत्ती ये नेचुरल है। इसमें फंगस लग गया। हाँ ये फंगस लग गया, लेकिन इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। अच्छा, कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके इससे बीमारी से एक भी पौधा नहीं मरता। ओके। बस केवल या तो वो निमाटोड की समस्या, निमाटोड भी हालांकि वहाँ पर आता है जहाँ पर लगातार पानी दिया जाए, गीला गीला रहे, वहाँ निमाटोड आता है। लेकिन जो व्हाइट ग्रब होता है, व्हाइट ग्रब की अगर आपके खेत में समस्या है तो वो जून जुलाई के अगस्त सितंबर में आपके पौधों को डैमेज करेगा ही करेगा। अच्छा, हाँ। तो उसको आपको एक बार का कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो जैविक विधि से बहुत आसानी से कंट्रोल होता है। अगर मैंने जो आपको नाम बताया ना, बिवेरिया बेसिनिया, मेटाराइजम, ये सब अगर हम डालते हैं, वर्सिटिलिया, ये 2-3 फंगस है, वो फंगस हमने पहले ही अगर खेत में डाल दिया उसके एक्टिव होने के पहले, क्योंकि वो एक्टिव होता है जून में, नहीं होगा। हाँ। तो वो जैसे बच्चा हो और उसके पहले अगर फंगस वहाँ पर मिलेगा उसको, तो बच्चे को ही वो फंगस जो है खत्म कर देगा। तो एक्टिव ही नहीं होगा, वो एक्टिव ही नहीं होएगा। डिफरेंस देखा तो मैंने कहा पूछा हाँ, आपसे। तो आती है ऐसी बहुत सारी। अगर हम इनसे अगर हमको वो लेना रहती, फसल लेना रहती, तब जैसे ये पत्ता है, हाँ। ये किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऐसा सूख रहा है, हाँ, हाँ। लेकिन इससे हमको कोई फूल भी नहीं लेना है, फल भी नहीं लेना है, इसको तो केवल वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ ये खुद ही कर लेगा, ये फिर से पत्तियां जड़ाएगा, इनसे ही खाद बनेगा, इससे इसको मिलेगा, और ये सब दुनिया अपने आप ही चलती रही है इनकी। इसमें भगवान की दुनिया में अपने को कुछ भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। इसको केवल पानी दो, बिल्कुल, बस केवल पानी दो। और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हो और अगर आप पॉसिबल हो आपको मैनेज करना, तो वहां से इनको जीवाणु भी दे दो जो हम दे रहे हैं। जैसे आप कर हाँ, अभी अपन चलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। हम कुछ नहीं करते हैं, केवल बस वो जीवाणु कल्चर बनाते हैं अपनी टंकियों में, और हर पानी के साथ में जीवाणु चलने देते हैं। जी। इसमें एक चीज मैंने जो देखी, आगे की पत्तियां नेचुरल, आगे जो पीछे की रह गई है जी वो फंगस लगता है। जी। जैसे अपन ये सब ग्रीन आ रही है, हाँ ये आप देखेंगे लास्ट की 2 है। हाँ इसमें भी देखेंगे लास्ट की 2 है। हाँ। अब एक्चुअली क्या सर, ये जो हम शाखा देख रहे हैं, हाँ। ये शाखा इसकी मेच्योरिटी की तरफ भी जा रही है। ओके। तो इस शाखा की सारी पत्ती भी झड़ जाएगी ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जो ऊपर की शाखा की पत्तियां हैं, वो पत्तियां हेल्दी होना चाहिए। देखिए सब हेल्दी, ये सब हेल्दी, क्योंकि ये मेच्योर नहीं हुई अभी। ये जैसे जैसे मेच्योर होगी ना, तो इनके अंदर ये सारे लक्षण आते जाएंगे, और इसी वजह से तो इनमें शेडिंग होगी। और अपन चाहते भी है कि ये शेड हो जाए, और प्रकृति भी यही चाहती है, क्योंकि ये शेड होगी, ये डिकम्पोज होगी, तभी तो यहाँ के जीवाणुओं को भोजन मिलेगा, और वही जीवाणु इनको वापस से नए पोषक तत्व देंगे इस पौधे को, और ये पौधे को बढ़ाएंगे, ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ होगी। जी, तो ये प्रकृति का सिद्धांत है। हाँ जी। जो बूढ़ा होएगा वो मरेगा सर।
100%। अब आप उसको कितना भी प्लांट हो या इंसान हो या कोई भी हो, अब आप उसको वेंटिलेटर पे भी सुला दोगे तो भी मरना होगा, तो मरेगा ही बेचारा, जी। होता क्योंकि उसकी एज हो चुकी है। तो ऐसा ही इनकी एज होने चालू हो चुकी है। वेरी नाइस। किनारों पे कुछ कुछ सागवान भी लगा रखे हैं, जैसे ये सागवान लगा हाँ, रखा यही मैं पूछने है। वाली एक थी। यहाँ सागवान लगा दिया, अच्छा। हाँ, ताकि एक बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। हमने इनके मेड़ होन, जो खेत की मेड़ होती है, वहाँ पर भी सागवान है, तो नीम है, तो जामुन है, आम है, ये सब भी लगा रखे हैं। अच्छा। क्योंकि ओके। कभी भी मोनोक्रॉपिंग जो होती है ना, वो नुकसानदायक होती है ना। तो आपको बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करके रखना रहती है। अब जैसे ये जो लाइन हमारी बांस की लाइन है, यहाँ पर ट्रैक्टर से ये सागवान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। लेकिन हमने इस लाइन में नहीं लगाया, क्योंकि ये तो अभी 3 साल बाद कट जाएगी, कटना है ना। अगर यहाँ सागवान लगा देते तो फिर ट्रैक्टर कैसे जाता मेरा यहाँ से। तो वहाँ सागवान दिखेगा आपको, फिर एक यहाँ सागवान यहाँ भी दिखेगा। है। हाँ, तो हर बांस की लाइन पे हमने टर्मिनेशन पे एक सागवान लगा दिया, अच्छा। और बीच बीच में कहीं कहीं आम भी लगा दिए, जामुन भी लगा दिए, ताकि हमको एक अच्छी शेडो भी मिले, पशु पक्षी भी आए, है ना। क्योंकि पूरी प्रकृति मिलकर के खेती करती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमको तो इसको जंगल बनाना है। हाँ, हाँ, तो जंगल तो तभी बनेगा ना जब यहाँ पर विविधता होगी। अगर हमने मोनोक्रॉपिंग कर ली तो जंगल थोड़ी बनेगा। जंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल।